तो स्टूडेंट इसमें आपको देखो जैविक स्तर पर जो पारिस्थितिकी है, जैविक स्तर पर जो पारिस्थितिकी होती है उसमें उसे अपन क्या बोलेंगे, कार्यिकी पारिस्थितिकी। तो जैविक स्तर पे मतलब जो जीव से जो पारिस्थितिकी इकोलॉजी बनती है उसको अपन कार्यिकी फिजियोलॉजिकल पारिस्थितिकी बोलते हैं। इसमें जीव क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलित करता है, अपने आप को अनुकूलित करता है ताकि उसकी क्या है कि जो उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, इंक्रीज होती है, उसको जो जीवन जो क्षमता है वो इंक्रीज होती है। और ये जो इकोलॉजी है इसके अंदर ये जो कार्यिकी पारिस्थितिकी के बारे में मैंने आपको बताया है, इसके इकोलॉजी के अंदर देखो जो मैंने आपको अभी जो हायरार्ची ऑर्डर बताया था उसके अंदर ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बाद जो कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है। तो इसके अंदर इकोलॉजी में प्रत्येक जीव क्या करता है, इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है। बगैर इकोसिस्टम के जीव जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। अब ये जो अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम है या जो बड़े इकोसिस्टम को अपन ने बायोम बोला है, इसका ओरिजिन कैसे होता है, अर्थ पे इनका ओरिजिन कैसे होता है। तो इनके ओरिजिन में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में भी जो टेम्परेचर जो होता है, जो ताप होता है, वो इकोसिस्टम को या बायोम को डिसाइड करता है कि कौन सा बायोम किस प्रकार से बनेगा या ओरिजिन कैसे होगा। तो इसके लिए देखो मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम बनाया है यहाँ पर, और इसमें मैंने आपको डेजर्ट बायोम या डेजर्ट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड बायोम या फॉरेस्ट, और ये टेम्परेट यानी शीतोष्ण वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कॉनिफर फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, टूंड्रा एंड एल्पाइन बायोम। तो ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे। इधर मैंने आपको ये दिखाई है एनुअल वार्षिक जो रेन एनुअल रेन, या इसको अपन वर्षण भी बोलते हैं। वर्षण में क्या होता है कि इसमें ये स्नोफॉल और रेनफॉल जो होता है दोनों को इंक्लूड करते हैं। बारिश और जो बर्फ गिरती है उस दोनों को इंक्लूड करके अपन इसको क्या बोलते हैं, वर्षण। अब ये सेंटीमीटर में होता है, कौन से फॉरेस्ट में कितनी सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है या स्नोफॉल हो रहा है, ये डिपेंड करता है पृथ्वी के घूर्णन पे और उसकी अक्ष के ऊपर। जब अर्थ जो इसके सन के अराउंड जो घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, उस रोटेशन पे और उसका जो अक्ष होती है, एक्सिस होती है अर्थ की, उसके झुकाव पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कब इन्वायरमेंट में चेंजेज होते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं इसके अकॉर्डिंग ही अर्थ के ऊपर ये फॉरेस्ट का ओरिजिन अलग अलग इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग होता रहता है। तो इसके अंदर इधर तो अपन ने एनुअल ये क्या लिया, एनुअल रेनफॉल एंड स्नोफॉल, और इधर इस साइड में अपने को लेना है टेम्परेचर। क्या लेंगे, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में इधर। और ये टेम्परेचर देखो पहले तो क्या है, माइनस में टेम्परेचर है, बहुत ही लो टेम्परेचर है। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे इस अर्थ के ऊपर अलग अलग फॉरेस्ट या बायोम का ओरिजिन होता है। और ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेज हैं ये डिपेंड करते हैं अराउंड अर्थ का सन के अराउंड रोटेशन पे डिपेंड करते हैं, और दूसरा वो जो उसकी एक्सिस है उसके झुकाव पे डिपेंड करते हैं। तो इस ग्राफ में आपने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें यहाँ पर ये जो टुंड्रा या एल्पाइन बायोम या फॉरेस्ट है, ये अर्थ के पोल पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये अपनी अर्थ है
और इस अर्थ पे ये जो पोल है यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, टुंड्रा या एल्पाइन बायोम। और जैसे जैसे इस अर्थ के ऊपर अपन अर्थ से मतलब ये इक्वेटर परिधि से इसके ध्रुव पर पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। ये डिपेंड करता है इसके लेटीट्यूड पे। लेटीट्यूड होता है इक्वेटर से भूमध्य रेखा, इक्वेटर भूमध्य रेखा से अर्थ के जो सरफेस है उससे इसकी एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी को अपन क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। और ये लेटीट्यूड जैसे यहाँ से 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री या 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे जैसे जैसे इस अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। और टेम्परेचर पे ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट, टेम्परेचर का ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है कि कौन सा फॉरेस्ट का ओरिजिन किधर किस साइड पे बनेगा। तो इसमें आपको ये डायग्राम में याद रखना है, इसमें जैसे जैसे अपन टेम्परेचर, और इसमें जैसे ये है, ये डेजर्ट बायोम है, यानी कि रेगिस्तान जो होता है, रेगिस्तान बायोम या डेजर्ट बायोम जो है, इसमें देखो आप यहाँ पर टेम्परेचर तो क्या है, हाई, टेम्परेचर हाई, और रेनफॉल जो है या वर्षण जिसको अपन बोलते हैं वो क्या है, बहुत कम है। तो ये एनुअल जो बारिश होती है यहाँ पे बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। और इसके बाद देखो जो ग्रासलैंड बायोम है या ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है, इसके अंदर टेम्परेचर सेम ही होता है लगभग, लेकिन बारिश क्या होती है, ज़्यादा होती है। सेम ऐसे ही ये जो शीतोष्ण वन है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और बारिश ज़्यादा होती है, वर्षण ज़्यादा होती है। अब इसको याद रखने का तरीका ये है कि इसके अंदर देखो ये जो कॉनिफर फॉरेस्ट है, इसमें ये शंकु के जैसी आकृति बन रही है, कॉन की जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, इसको आप ऐसे कॉन की साइड में याद रख लेना। और इधर जो टेम्परेचर सबसे कम है, टेम्परेचर सबसे कम है, और जो वर्षण है या बारिश है या स्नोफॉल जो है, रेनफॉल है, वो भी सबसे कम है। इसके बाद ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर या बायोम के अंदर क्या होगा, इसमें भी बारिश की मात्रा ज़्यादा होगी और टेम्परेचर सेम ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा टेम्परेचर। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखो यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। अब बारिश सबसे ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी वेरिएबल है। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, मतलब सेम टेम्परेचर रहता है। इस वजह से यहाँ पर डाइवर्सिटी भी मैक्सिमम होती है। डाइवर्सिटी मैक्सिमम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती रहती है, फिर बारिश ज़्यादा होती है और फिक्स टाइम नहीं होता बारिश का, तो वहाँ पर नई नई स्पीसीज का ओरिजिन होता रहता है और नई नई स्पीसीज आएगी तो डाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये टुंड्रा बायोम है, एल्पाइन बायोम है, यहाँ पर बहुत कम स्पीसीज होती है, तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इस बायोम के अंदर। अब ये प्रमुख मैंने आपको 6 बायोम बताए हैं, टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण वगैरह वगैरह, इसको आपको डायग्रामेटिक ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन चलते हैं, ये तो हो गया इसका बायोम। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें जो है हैबिट, जीव का जो आवास है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। जीव का आवास, हैबिट। तो हैबिट देखो क्या होती है, जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म जो जहाँ पर स्टेबल रहता है या जो अपनी दैनिक क्रियाकलाप करता है, उस जगह को अपन क्या बोलेंगे, हैबिट, यानी कि आवास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवास। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और इसको अपन क्या बोलेंगे, आवास। जहाँ जीव रहता है उसको आवास। अब आवास के बाद आता है नीके, इसको क्या बोलेंगे, नीके। तो नीके क्या होता है, देखो नीके का मतलब होता है कि इकोलॉजी, जो पारिस्थितिकी है या जो आवास है, किसी जीव का जो आवास है उसके अंदर जो उसका फंक्शनल रोल होता है, जो क्या होता है, फंक्शनल जो रोल है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, नीके। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई 2 ऑर्गेनिज्म है, उनका आवास ये रहा,
ये इसका ये ऑर्गेनिज्म है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ये सेकंड ऑर्गेनिज्म, इधर डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म है, टू डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये तो इनका क्या हो गया, आवास। लेकिन इनका फंक्शनल रोल मीन्स जैसे ये अपने भोजन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जहां तक जा सकता है इस पूरे एरिया के अंदर, जहां तक ये घूम सकता है उसको अपन क्या बोलेंगे, निके बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका फंक्शनल एरिया होगा, क्रियात्मक जो एरिया है उसी को अपन क्या बोलते हैं, निके। तो ये तो क्या हो गया, आवास, ये तो पूरा तो आवास हो गया और ये निके। इसके बाद अपन देखते हैं पारिस्थितिकी, निके हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वातावरणीय कारक। क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक, ये नेक्स्ट हेडिंग है, पर्यावरणीय कारक। इसमें आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, देखो मैंने आपको अभी बताया कि पारिस्थितिकी है, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म से अपन स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म से। इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ये 2 टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स। एक तो होता है एबायोटिक फैक्टर और दूसरा है बायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर में जितने भी इन्वायरमेंटल जो कारक है उनको इंक्लूड करते हैं। इसमें मेनली आपको 4 एबायोटिक फैक्टर के बारे में एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। मेनली 4 एबायोटिक फैक्टर है जो क्या करते हैं, इकोलॉजी को सबसे ज्यादा इफेक्टेड करते हैं। पारिस्थितिकी जो होती है इन 4 एबायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें पहला एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर। पहला एबायोटिक फैक्टर क्या है, एबायोटिक फैक्टर है ताप। क्या है, ताप। पहला एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर, सेकंड है लाइट, थर्ड है वाटर और फोर्थ है सॉइल। ये चारों एबायोटिक फैक्टर अलग अलग फॉरेस्ट इकोसिस्टम बायोम को डिसाइड करते हैं। कौन सा बायोम कैसे किस प्रकार से उसका ओरिजिन हुआ है उस पे डिपेंड, वो इन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो अपन इसके अंदर देखेंगे जो एबायोटिक फैक्टर है उसमें अपन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ताप, टेम्परेचर। तो ये सबसे प्रासंगिक, सबसे फंडामेंटल जो एबायोटिक फैक्टर है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कौन से बायोम का ओरिजिन किस साइड में होता है, अर्थ के ऊपर कौन सा बायोम किधर बनता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर सबसे इफेक्टिव, ताप क्या है, सबसे ज्यादा फंडामेंटल प्रमुख पर्यावरणीय कारक होता है, इसको अपन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले जो पृथ्वी का जो मौसम है, जो पृथ्वी का जो ऋतु है, जो पृथ्वी के ऊपर जो मौसम का चेंजेस होता है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। टेम्परेचर की वजह से ही पृथ्वी के ऊपर जो है मौसम चेंजेस होते रहते हैं और जो चेंजेस आते हैं वो किससे आते हैं, पृथ्वी की घूर्णन कैपेसिटी, रोटेशन पे और इसके अक्ष के झुकाव की वजह से टेम्परेचर परिवर्तन होता रहता है और जिससे अलग अलग प्रकार के बायोम का ओरिजिन होता रहता है। तो तापमान जो होता है सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। अब ये जो कारक होता है ये
लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जीव को भी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो करता है वो होता है पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही जो ऑर्गेनिज्म है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, उसके अनुकूल ही वो अपने आवास को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने टेम्परेचर के बारे में इसमें बताया, तो इसमें टेम्परेचर का क्या रोल है, जीवों पर इसका कैसे इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला इफेक्ट होता है कि सबसे ज़्यादा जीव जो टेम्परेचर से प्रभावित क्यों होते हैं, उसका रीज़न होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। मतलब उनकी जो क्रियाशीलता है, उनकी जो रिएक्टिविटी है, मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर को वेरी करोगे तो अपने एंजाइम की क्रियाशीलता भी इफेक्ट अपनी एंजाइम की क्रियाशीलता के ऊपर भी इफेक्ट होगा। इसलिए टेम्परेचर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। दूसरा इसमें जो होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही विभिन्न भौगोलिक जियोग्राफिक एरिया डिसाइड होता है। विभिन्न भौगोलिक एरिया किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनमें एडेप्टेशन अलग अलग टाइप का होता है, उनमें वहाँ रहने की कैपेसिटी अलग होती है। और जैसे डेजर्ट बायोम है तो डेजर्ट बायोम में जो एनिमल्स, जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर एडेप्टेशन मिलते हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके, सहन कर सके। तो उसके लिए एनिमल्स में क्या, एनिमल्स के अंदर जो एडेप्टेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या होती है, स्लो होती है। और उनमें यूरिन जो होता है वो क्या होता है, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि आप ऐसे समझो कि जो यूरिन होता है वो डाइल्यूट नहीं होता, कंसंट्रेट होता है। तो ऐसे एडेप्टेशन होते हैं। ऐसे ही प्लांट में एडेप्टेशन होते हैं। प्लांट में सब वहाँ पर जो डेजर्ट में जो प्लांट मिलते हैं उनके अंदर स्टोमेटा क्या होते हैं, उसके अंदर स्टोमेटा जो होते हैं वो जो क्यूटिकल लेयर है उसके अंदर धसे हुए मिलते हैं, धसे हुए होते हैं। स्टोमेटा कम होते हैं और उनके अंदर स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा मिलते हैं। मतलब स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं और डे में क्लोज हो जाते हैं, दिन में बंद हो जाते हैं और रात में ओपन होते हैं। इससे क्या होता है, वाटर लॉस मिनिमम होता है। तो इस प्रकार के एडेप्टेशन टेम्परेचर जहाँ पर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर इस प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। यही आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। इसी वजह से क्या होता है, देखो उसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि जो आम के पेड़ है वो कनाडा और जर्मनी में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लो होता है और वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। इसी प्रकार से आपके एनसीईआरटी के अंदर दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है कि हिम चीते जो होते हैं वो केरल के जंगलों में नहीं पाए जाते। इस प्रकार ताप के आधार पर जीवों का आवास निर्धारित होता है। ताप डिसाइड करता है कौन सा जीव कौन से आवास में रह सकता है और इसके लिए जीवों में क्या पाया जाता है, अनुकूलन पाया जाता है, एडेप्टेशन पाया जाता है। जीवों में एडेप्टेशन, प्लांट में भी एडेप्टेशन पाया जाता है, ये मैंने बता दिया। इसके बाद देखो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल हो गया। इसके बाद आता है सेकंड एबायोटिक फैक्टर होता है लाइट। सेकंड अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जीवों को दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अर्थ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पहले तो है स्टेनोथर्मल। पहला जो टाइप है वो क्या होता है, स्टेनोथर्मल। इनको बोलते हैं तनुतापी। ये वो ऑर्गेनिज्म है, तनुतापी ऐसे जीव होते हैं जो ऐसे वातावरण में मिलेंगे जहां पर टेम्परेचर पूरे वर्ष भर क्या होता है, समान होता है। टेम्परेचर में वेरिएबल बिल्कुल कम होते हैं। वहां पर ऐसे जीव मिलते हैं
जिनके जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है पूरे वर्ष भर एक समान होता है। और इन जीवों की, इन ऑर्गेनिज्म की जो खास बात होती है वो क्या होती है कि ये जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है ये एक लिमिट तक ही टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर फिक्स होता है। जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो 40 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा सहन कैपेसिटी नहीं है, उसकी सहन शक्ति नहीं है, तो वहाँ अब अपन उस ऑर्गेनिज्म को, अगर उस जीव को या उस स्पीसीज को हाई टेम्परेचर एरिया में रखेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसकी क्या है लिमिटेशन कितनी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा ये टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता। तो ऐसे जीवों को अपन बोलते हैं स्टेनोथर्मल, जिनमें टेम्परेचर की परास लिमिट फिक्स होती है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर वो सहन नहीं कर सकते। ऐसे जीवों को अपन क्या बोलेंगे स्टेनोथर्मल। ऐसे क्या बोलेंगे स्टेनोथर्मल। तो इसमें अपन ने स्टेनोथर्मल, सबसे पहले मैंने आपको स्टेनोथर्मल बताया, इसको अपन तनुतापित भी बोलते हैं। ये टेम्परेचर की व्यापक परास को सहन नहीं कर सकते। इसमें फिक्स लिमिटेशन होती है भाई, ये जैसे 40 डिग्री मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल अपन ने लिया 40 डिग्री से ज़्यादा ये सहन नहीं कर सकते टेम्परेचर को, इसके बाद इनकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है। दूसरे होते हैं यूरीथर्मल पृथुतापी भी बोलते हैं, हिंदी में पृथुतापी भी बोलते हैं। यूरीथर्मल में क्या होता है कि ये तापमान की व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं यूरीथर्मल। तो अधिकांश जो जीव होते हैं, अधिकांश जो ताप नियमन जिसमें होता है, तो अधिकांश जो स्तनधारी होते हैं वो किस में आते हैं यूरीथर्मल में, अधिकांश स्तनधारी यूरीथर्मल में, और बर्ड्स पक्षी भी किस में आते हैं यूरीथर्मल में। जबकि स्टेनोथर्मल इसके अंदर जैसे पोलर बियर, ध्रुवीय भालू, लिजार्ड, ये किस में आएंगे स्टेनोथर्मल में। ये एक लिमिटेशन तक ही टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। दूसरे यूरीथर्मल जो होते हैं ये व्यापक परास को, हाई टेम्परेचर को सहन करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए इनको अपन इन ऑर्गेनिज्म को यूरीथर्मल बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक एडेप्टेशन मिलता है। इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होता है फिक्स होता है। इनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, इनका टेम्परेचर फिक्स होता है, और इस वजह से इनकी जो कैपेसिटी है वो स्टेनोथर्मल के कंपैरिजन में हाई होती है। इसके बाद सेकेंड एबायोटिक फैक्टर जो अपन ने लिया था, अपन ने 4 एबायोटिक फैक्टर बताए थे इकोलॉजी के अंदर या पारिस्थितिकी के अंदर, अपन ने 4 एबायोटिक फैक्टर। तो पहला एबायोटिक फैक्टर अपन ने कर लिया टेम्परेचर, सेकेंड अपन करेंगे वाटर कर लेते हैं। तो सेकेंड एबायोटिक फैक्टर क्या है वाटर, जल। सेकेंड एबायोटिक फैक्टर जल। तो इसके अंदर देखो वाटर जो होता है इसमें सोल्ट की कंसंट्रेशन, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन देखें तो वाटर के अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स लिविंग कंडीशन में रह सकते हैं। तो सोल्ट की कंसंट्रेशन किस जगह पे, कौन से वाटर के अंदर कहाँ पर कितनी है, ये आपको याद रखना है। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, जो लैंड वाटर होता है, जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन 5% कितनी होती है 5%। उसके बाद मतलब 5% से कम होती है, 5% या 5% से कम होती है। उसके बाद जो मैराइन वाटर होता है, समुद्री जल, उसके अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो होती है 30%। कितनी होती है 30% या 30 से 35%। और जो हाईली सलाइन जो वाटर होता है, सलाइनी लगून जो बोलते हैं, उसके अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है
वो 100% कितनी होती है, 100% होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत कम ऑर्गेनिज्म लिविंग कंडीशन में मिलते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहता है या जो जलीय प्राणी होता है उसको भी क्या होता है, प्रासरणी संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जैसे जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहता है, अगर आप उसको मैराइन वाटर में डाल दोगे तो उसके अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, फ्रेश वाटर से आपने किस में डाल दिया, मैराइन वाटर में। अब फ्रेश वाटर से आपने मैराइन वाटर में डाल दिया तो फ्रेश वाटर में तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसकी कंसंट्रेशन, उसके अंदर जो सॉल्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन वो वेरी लो, एंड बाहर जो आपने जिस इन्वायरमेंट में उसको रखा है तो उसके अंदर क्या होगी, उस पानी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई। तो इससे क्या हो जाएगा, एक्जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो जाएगी, मतलब इसकी बॉडी के अंदर जो पानी है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप किसी मैराइन ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर में डालते हो तो वो भी इस फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर प्रासरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जीवों के, ये जो वाटर के अंदर जो लवण की सांद्रता है, सॉल्ट की सांद्रता है, इस आधार पर भी जीव ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पहला तो होता है स्टेनोहेलाइन, जैसे वहां पर टेम्परेचर से अपन ने लिया था स्टेनोथर्मल, यहाँ पर स्टेनोहेलाइन। स्टेनोहेलाइन मीन्स इसमें होगा तनु लवणीय, या इसको अपन बोलेंगे तनु लवणीय स्टेनोहेलाइन। क्या बोलेंगे, स्टेनोहेलाइन। तो लवण की सांद्रता के आधार पर जीव कितने प्रकार के, जलीय जीव कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो स्टेनोहेलाइन ये लवण की व्यापक प्रास में सरवाइव नहीं कर सकते। इनकी व्यापक जो प्रास होती है या जो लिमिटेशन होती है वो क्या होती है, कम होती है। जबकि सेकंड होते हैं यूरी हेलाइन, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या है, हाई कंसंट्रेशन, सोल्ट की हाई कंसंट्रेशन को टॉलरेंट सहन कर सकते हैं, इनको अपन बोलेंगे यूरी हेलाइन। और जो व्यापक प्रास को सहन नहीं कर सकते उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेनोहेलाइन। बस आपको यही ध्यान रखना है। ये हो गया वाटर। इसके बाद आता है लाइट। तो लाइट में इसके बाद थर्ड एबायोटिक फैक्टर क्या है, लाइट। तो लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लिविंग, ये जो एनिमल्स हैं और प्लांट दोनों में ही ये एबायोटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने कौन सा बताया आपको, टेम्परेचर के बाद वाटर एंड देन लाइट। तो लाइट के अकॉर्डिंग, तो लाइट को अपन क्या है, ये जो लाइट होती है ये होती है विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसमें अलग अलग वेवलेंथ प्रेजेंट होती है, लेकिन वो जो अलग अलग वेवलेंथ है वो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स के लिए फेवरेबल नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सनलाइट में होती है उसमें अपन अलग अलग वेवलेंथ अपन देख सकते हैं, जैसे रेडियो वेव भी उसमें प्रेजेंट होती है, माइक्रोवेव, वोयलेट, अल्ट्रावोयलेट, एक्सरे, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। लेकिन जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये जो विजिबल लाइट होती है जिसकी लिमिट 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है, ये लाइट ही प्लांट और एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइट होती है। अब लाइट का क्या रोल है प्लांट में, तो प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइट का क्या, कि लाइट, ये जो विजिबल लाइट है ये फोटोसिंथेसिस में यूज में आती है। मतलब इस लाइट का यूज करके प्लांट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में
चेंज करते हैं। केमिकल एनर्जी मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि लाइट क्या यूज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद इसका रोल क्या है, फोटो पीरियोडिज्म में। फोटो पीरियोडिज्म में सेकंड इसका जो इंपॉर्टेंट होता है वो फोटो पीरियोडिज्म होता है। दीप्तकालिता में होता है। दीप्तकालिता मैंने आपको बताया था, दीप्तकालिता का मीनिंग होता है पुष्पन। फ्लोरिंग में लाइट का क्या रोल होता है, तो फ्लोरिंग के लिए भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और प्लांट में केवल ये लाइट ही यूज होती है जिसको अपन विबग्योर, विबग्योर भी बोलते हैं, विबग्योर, ये लाइट यूज होती है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्लांट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। लाइट का फैक्टर आपको बता दिया मैंने। इसके बाद पुष्पन में बता दिया और फ्लोरिंग में लाइट का क्या रोल है। इसके बाद वे प्राणी मतलब एनिमल्स में लाइट का क्या रोल है, तो एनिमल्स में लोअर एनिमल्स जो होते हैं वो लाइट के अकॉर्डिंग उनमें सेंसिटिविटी होती है। लाइट के अकॉर्डिंग ही वो क्या है, अपने भोजन, आवास, रिप्रोडक्शन के लिए बाहर निकलते हैं। और लाइट की जो वेवलेंथ है वो उनके अंदर लाइट वेवलेंथ की सेंसिटिविटी की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। ये एनिमल्स में इसका रोल होता है। और फिर इसके आपके NCERT में दे रखा है कि समुद्र में रहने वाले लाल भूरे शैवाल, लाल भूरे शैवाल गहरे जल में जो मिलते हैं, इनके अंदर लाइट का सोर्स क्या होता है, तो इसके अंदर आपको पता है लाइट अल्ट्रावायलेट यूज होती है और R-फाइकोइरिथ्रिन इनमें प्रेजेंट होता है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो हमने लिया था क्या, टेम्परेचर, फिर वाटर, अब थर्ड लाइट एंड लास्ट होता है सॉइल। तो सॉइल जो होती है मिट्टी, मृदा, ये फोर्थ नंबर का एबायोटिक फैक्टर होता है।